चलिए एक बार फिर हम लोग वीडियो लेके आए हैं सीबीसी के बारे में। आप लोग किसी को कोई बीमारी होता है तो ऐसे ही चाहे किसी कहने पे भी आप लोग आम भाषा में भी लोग सीबीसी कराते हैं। सीबीसी का पूरा नाम होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो समझना पड़ेगा कि सीबीसी क्यों कराते हैं, आखिर में ब्लड का टेस्ट है, यह क्या क्या इंडिकेट करता है, शरीर में क्यों इसका जरूरी है, क्या क्या मानक को पूरा करता है। अभी तो मेडिकल सिस्टम इतना बृहद हो चुका है कि सारे लोग को अवेयरनेस है बीमारी के प्रति, लोग जागरूक हो गए हैं। और लेकिन आप देखते हैं कि जो नहीं भी जानता है, जो गांव देहात में जो दवा की दुकान पे ऐसी दवा देता है, वे लोग भी सीबीसी और वो टाइफाइड जांच कराते हैं। भले सीबीसी देखने आए या ना आए, लेकिन जांच करा लेते हैं। तो आज का टॉपिक यही था कि सीबीसी होता क्या है, सीबीसी में हम लोग क्या क्या देखते हैं और सीबीसी क्यों जरूरी है। तो सीबीसी का पूरा नाम कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। ब्लड का एक बहुत ही अहम रोल है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का मेन रोल होता है, जो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन पहुंचाता है शरीर के सारे सेल और टिश्यू को। हमारे शरीर की जितने भी ऑर्गन्स हैं, लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, स्प्लीन, पेंक्रियाज, जो भी है, ब्रेन, सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन चाहिए और वह प्रोवाइड करने का काम करता है ब्लड। ब्लड कैरी होगा अच्छा, अगर ब्लड में अगर अच्छा हीमोग्लोबिन होगा उतना ही अच्छा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगा, और जितना अच्छा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगा उतना ही प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स एंड सेल को खाना और ऑक्सीजन मिलते रहेगा। तो हम लोग सीबीसी में जांच जो करते हैं, तो ब्लड जनरली 3 तरह का हम लोग होता है मेरे शरीर में, आपके शरीर में, सभी के शरीर में, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी को हम लोग रेड ब्लड सेल बोलते हैं, इसका मेडिकल नाम है इरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी का मेडिकल में हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट। और एक होता है प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तीनों का एक अहम रोल है शरीर में। और सीबीसी के द्वारा हम बहुत सारी बीमारियों का पता लगा लेते हैं। हम शरीर के न्यूट्रिशन डिफिशियंसी को पता कर सकते हैं, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है, आयरन का लेवल कितना है, हम कितना तंदुरुस्त है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितना है, हमारे शरीर में इन्फेक्शन डेवलप किया है कि नहीं, उसका हम लोग पता लगा सकते हैं सीबीसी करके। बोन मेरो अच्छा से काम कर रहा है कि नहीं, उसका पता लगा सकते हैं। बॉडी के किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन है उसका पता लगा सकते हैं, किडनी में कोई प्रॉब्लम है उसका पता लगा सकते हैं, शरीर में एनीमिया है उसका पता लगा सकते हैं। आपको न्यूट्रिशन से संबंधित कोई बीमारी होता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, जितने भी एनीमिया के प्रकार है उसका हम लोग पता लगा सकते हैं। ऑटो इम्यून कंडीशंस का पता लगा सकते हैं, पैरासाइटिक इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं, मलिग्नेंसी का, कैंसर का भी पता लगा सकते हैं। रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग का क्या रिस्पॉन्स है बॉडी में उसका पता लगा सकते हैं। कीमोथेरेपी के दौरान क्या क्या हमारे शरीर में फिजियोलॉजिकल चेंजेज हो रहा है या फिर मेडिकली चेंजेज हो रहा है उसका पता लगा सकते हैं। इन्फेक्शंस कोई शरीर में प्रोड्यूस हुआ, एंटीबायोटिक उस पर क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, दवा का रिस्पॉन्स से घट रहा है, बढ़ रहा है, उसको हम लोग पता लगा सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं आरबीसी का। इतनी बीमारियों का हम सीबीसी के द्वारा पता लगा सकते हैं। एक छोटी सी जांच, एक छोटा सा टेस्ट जो हमारे शरीर के तंदुरुस्ती का ख्याल रखता है, जो हमारे शरीर के बताता है कि हमारे शरीर में कितना बीमारियों का समावेश होने वाला है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है कि नहीं, फिर बॉडी का हर सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स कैसा काम कर रहा है, यह सब मोटा मोटी पता लग सकता है। आरबीसी का बात करेंगे तो आरबीसी इज ए नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होता है जो 7.2 माइक्रोन साइज में होता है। और आरबीसी का लाइफ साइकिल हमारे शरीर में जितना भी आरबीसी होता है, जिसके शरीर में खून लोग बोलते हैं, आरबीसी के चलते ही खून का रंग लाल होता है। और मनुष्य के शरीर में बच्चों में अलग होता है, जवान में अलग होता है, बुढ़ापा में अलग होता है, इसका अमाउंट लीटर्स में, लेकिन एवरेज इसका जो होता है 4.5 से 5.5 लीटर होता है। और इसका लाइफ साइकिल जो बात करेंगे तो 120 दिन का लाइफ साइकिल होता है। आरबीसी 120 दिनों तक जिंदा रहता है। इसलिए बोला जाता है कि आप ब्लड डोनेशन कीजिए, क्योंकि यदि ब्लड डोनेशन नहीं कीजिएगा तो आपका जो शरीर के भीतर ब्लड है, आरबीसी जो है, जो बना हुआ है, वह 120 दिन में स्वतः डेड हो जाएगा और स्वतः ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन यदि आप उसको शरीर से निकालते हैं
और डोनेट करते हैं आरबीसी को, तो उससे किसी जरूरतमंद किसी का जान बच सकता है। कोई आदमी जिसको ब्लड की जरूरत है, जिसकी आवश्यकता है, बिना उसको चढ़ाए उसकी जान को नहीं बचाया जा सकता है, उसके लिए यह अमृत का और एक तरह से काम करेगा। तो इसलिए ब्लड डोनेशन करना चाहिए। तो आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होता है जिसका लाइफ साइकिल 120 दिन होता है। और किस किस बीमारी का हम लोग पता लगा सकते हैं आरबीसी के द्वारा, कौन कौन सा बीमारी हमारे शरीर में हो सकता है। जनरली आरबीसी रेड बोन मैरो में बनता है। हमारे शरीर में जो बोन्स होता है, जैसे फीमर वगैरह, उसमें होता है बोन मैरो, और वहीं पे इसका मैन्युफैक्चर होता है। तो बोन मैरो में बनता है। और क्या कहता है, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, विटामिन B12 और फोलिक एसिड के लिए यह रिक्वायर्ड होता है, बनाने में मदद करता है। और हमारे शरीर में इरिथ्रोपोइटिन प्रक्रिया को रेगुलेट करता है। थायराइड फंक्शंस, हार्मोन्स को भी रेगुलेट करने का काम करता है। काउंट्स जो है डिपेंड करता है कि आपके शरीर में कैसा एज क्या है, एटीट्यूड कैसा है, आपका फिजिकल एक्टिविटी कैसा है, आप तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, इसके अनुसार साइज इसका अल्टर करता है। यदि हम लोग बच्चों में बात करेंगे तो 4.1 से 6.1 मिलियन पर mm3 होता है। वहीं चिल्ड्रन में 3.6 से 5.5 मिलियन पर mm3 होता है। वहीं एडल्ट में, मेल में 4.6 से 6 मिलियन mm/3 होता है। वहीं एडल्ट फीमेल्स में जो होता है 4.2 से 5.2 मिलियन पर mm3 होता है। मिलियन mm3 जो है उसका मात्रक है। और औरतों में मर्द जींस के मुकाबले में सब चीज, सारा ऑर्गन्स का भी साइज छोटा होता है और ब्लड का भी मात्रा कम हो सकता है। अब आरबीसी किसी के शरीर में डिक्रीज हुआ, किसी के शरीर में आरबीसी ब्लड कम हुआ, तो क्या क्या कारण हो सकता है, पहले इसको समझना जरूरी होगा। आरबीसी जनरली हम लोग ब्लड लॉस, किसी को एक्सीडेंट हो गया, एकाएक किसी को ब्लड लॉस हो गया, किसी कारण से कहीं कट गया, एक्सीडेंट हो गया, फट गया, तो ट्रॉमा में, चोट लगने में, एक्सीडेंट में, सर्जरी के दौरान कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसा साइट आ गया कि ब्लीडिंग ज्यादा हो गया, या फिर कोई पेट के अंदर जीआई ब्लीडिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हुआ, पेप्टिक अल्सर है, ड्यूडेनल अल्सर है, कैंसर है, या फिर आपको कोई इस तरह का बीमारी है, लीवर से भी, सिरोसिस ऑफ लीवर्स में भी अगर पेट से ब्लीडिंग हो रहा है तो उसमें भी ब्लड कम हो सकता है। या फिर आपको गायनोलॉजिकल इंफेक्शन है, किसी औरत को यदि महीने से संबंधित बीमारियां हैं, उसको महीना में 2 बार महीना आता है, पोलीमेनोरिया, मीनोरीजिया, मेट्रोरीजिया, हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते इरेगुलर मेंस आता है, ज्यादा मेंस में हैवी ब्लीडिंग्स होता है, तो यह सब कंडीशन है। तो उस कंडीशन में किसी इंसान के अंदर से ब्लड की कमी हो सकती है। वहीं इम्पेयर्ड प्रोडक्शन हम लोग कभी कभी क्या होता है कि जो आरबीसी बनना चाहिए वह उतने मात्रा में नहीं बना, या फिर बना तो उसका सेल मैच्योर नहीं हुआ, 120 दिन के पहले ही सेल टूट गया, या फिर अधूरा बना, या फिर पूरा नहीं बना, उस कंडीशन में भी आरबीसी डिक्रीज हो सकता है। जिससे प्योर रेड सेल एपिलेप्सिया में, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, पर्निशियस एनीमिया में, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में, आयरन की कमी होने पर, थैलेसीमिया में, एनीमिया ऑफ प्रीमोर्टिलिटी, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर, क्रोनिक डिजीज कोई है, कैंसर है, ट्यूबरक्लोसिस है, जो बीमारी बहुत दिनों से है, उसमें ब्लड का लॉस हो सकता है। पाइल्स है, हिमोरॉइड है, छोटा छोटा रेड डेली ब्लीडिंग हो रहा है, नाक से ब्लड आ रही है, स्टेटिक्स है, मेलिना है, तो यह सब कंडीशंस हो सकता है ब्लड कम होने का। इसके साथ हेरिडेटरी एस्पेरोसाइटोसिस होता है, सिकल सेल एनीमिया में हो जाता है, और उसके बाद ऑटो इम्यून डिजीज में भी ब्लड कम हो सकता है। हीमोलाइटिक एनीमिया में भी न्यूबॉर्न में ब्लड कम होते देखा गया है, और इन्फेक्शंस में भी ब्लड कम होता है। कोई इन्फेक्शन है शरीर में तो आरबीसी डिस्ट्रक्ट होता है, टूटता है। जॉन्डिस, बिलिरुबिन, जब जॉन्डिस होता है तो उसमें भी ब्लड लॉस होता है, बिलिरुबिन बढ़ता है, तो यह सब होता है। और लेकिन आरबीसी बढ़ कभी आरबीसी जब घट जाएगा उसको इरिथ्रोसाइटोपेनिया बोलेंगे, और आरबीसी की मात्रा जब नॉर्मल से बढ़ जाएगी तो इरिथ्रोसाइटोसिस बोलेंगे। तो कभी कभी आरबीसी का मात्रा जो नॉर्मल होना चाहिए उससे भी ज्यादा मात्रा बढ़ जाता है, जिसमें पॉलीसाइथेमिया वेरा, हाई एटीट्यूड, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, और पुअर ब्लड फ्लो इन किडनी, उस कंडीशंस में देखने को मिलता है, या डिहाइड्रेशन कंडीशन में देखना मिलता है कि आरबीसी का जो वैल्यू है वह ज्यादा आता है।
तो यह सब कंडीशंस हैं। इसके अलावा हम लोग अब बात करेंगे, आरबीसी का बात कर लिए, हम लोग बात करेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और यह जो होता है व्हाइट ब्लड सेल होता है, जिसका नॉर्मल वैल्यू 4000 से 11000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड होता है। और यह रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे शरीर में क्या, बहुत सारी क्रियाओं को संपादित करने में। इसमें हम लोग डब्ल्यूबीसी में दो तरह का सेल काउंट करते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में हम लोग ब्लड के डब्ल्यूबीसी की मात्रा को काउंट करते हैं, और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट होता है जिसमें हम लोग डब्ल्यूबीसी का जो सेल है, ग्रेन्युलोसाइट सेल है और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में तीन तरह के सेल होते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और स्नोफिल। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और स्नोफिल होता है, और जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं उसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होता है। तो सबका अलग अलग काम है, शरीर में अलग अलग उसका वर्क है, उसको हम लोग समझेंगे थोड़ा काटो। तो जो व्हाइट ब्लड सेल होता है, जब हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी तरह का इन्फेक्शन शरीर में प्रोड्यूस होता है, तो सबसे पहले हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल होता है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को प्रेजेंट करता है। यानी हमारा इम्यून सिस्टम अपीयर होता है जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, और ब्लड में सर्कुलेट करता है, इम्यून के लिए रिस्पॉन्स होता है। तो कोई भी तरह का इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी अपीयर होगा, और डब्ल्यूबीसी जो होता है बोन मैरो में बनता है, और भी स्टीम सेल्स जो होते हैं वहां से इसका मैन्युफैक्चर होता है, सॉफ्ट टिश्यू ऑफ बोन मैरो में इसका मैन्युफैक्चर होता है। तो इसी तरह दो तरह का ब्लड सेल्स पाया जाता है, एक होता है टी सेल्स और एक होता है बी सेल्स, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। शरीर में कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल होता है शरीर में। न्यूट्रोफिल अपनी संख्या को बढ़ाता है, जब भी कोई बैक्टीरिया इस हमारे शरीर में आएगा, तो जैसे न्यूट्रोफिल का वैल्यू 40 से 70 है, तो जब भी कोई इन्फेक्शन हुआ शरीर में, बैक्टीरिया आया, तो न्यूट्रोफिल क्या किया कि अपना संख्या बढ़ाया। जैसे हमारे दरवाजा पे कोई भी तरह का अगर आया हमको हार पहुंचाने के लिए, तो जितना भी मेरे दरवाजा पे दरवान है वो बोले चलो भाई सतर्क हो जाओ, और भीतर से ही बुला लो, ऊपर से ही बुला लो, सबको बुला लो। तो न्यूट्रोफिल वही काम करता है। इसलिए आप देखिएगा एक्यूट इन्फेक्शंस में न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि बड़ी इम्यून सिस्टम इम्यून रिस्पॉन्स करता है, और बैक्टीरिया से बढ़ने के लिए हमारे बॉडी में जो इम्यून सेल है, जो न्यूट्रोफिल है, वह अपनी संख्या को बढ़ाता है और बैक्टीरिया और वायरस से लड़ता है। लड़ते लड़ते यदि वह उनको मार के खा जाता है, इंगल्फ कर जाता है, तो ठीक है। यदि वह लड़ते लड़ते कुछ दिनों में थक जाता है, जब हमको बीमार हुआ 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन हम नहीं ठीक हुए, तब फिर एक टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट सेल होता है, लिम्फोसाइट अपीयर होता है, जो क्रोनिक केसेस में देखते हैं कि आप देखिएगा लिम्फोसाइट बढ़ जाता है। यानी क्रोनिक ज्यादा दिन तक बीमारी होने के बाद भी लिम्फोसाइट अपीयर होता है और फाइट करते रहता है जब तक डिजीज प्रोड्यूस होता है। इधर से सेल आपके पास इम्यून सेल का लड़ाई होता है, और जो जीतता है वो उसी का विजय होता है। हम लोग स्वस्थ हो पाते हैं। जैसे हम लोग बीमार हुए और फिर हमारे बॉडी का इम्यून सेल लड़ाई किया और फिर हम उस पर विजय प्राप्त किए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको मारने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक भी लिए, और हमारा इम्यून सिस्टम भी वर्क किया। इम्यूनिटी भी हमारा इसके लिए उत्तरदायित्व होता है बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो लिम्फोसाइट जो होता है टी सेल डेवलप करता है, जिसको नेचुरल किलर सेल भी बोलते हैं। बी सेल जो होता है प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करता है। इस्नोफिलिया जो है हमारे शरीर में कितना तरह का पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, जैसे राउंड वार्म, पिनवर्म, शीटवर्म, जो भी पैरासाइट से रिलेटेड इन्फेक्शन, एमीबियासिस, जियार्डियासिस, उसके लिए उत्तरदायित्व होता है। और कैंसर सेल और असिस्ट बेसोफिल के लिए एलर्जिक रिस्पॉन्स में भी मदद करता है। एलर्जिक रिस्पॉन्स होगा तो इस्नोफिल बड़ा मिलेगा, कैंसर होगा तो इस्नोफिल बड़ा मिलेगा बेसोफिल के साथ। यदि पैरासाइटिक इन्फेक्शन होगा तो इस्नोफिल बड़ा मिलेगा। वहीं बेसोफिल जो होता है एलर्जिक रिस्पॉन्स लाइक कफिंग, स्नीजिंग एंड रनिंग नोज में बेसोफिल अपनी संख्या को बढ़ाता है। वहीं मोनोसाइट जो होता है डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, क्लीनिंग एंड द डैमेज, जो भी सेल हमारे इन्फेक्शन के चलते डैमेज हुआ उसको रिपेयर और उसको वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालने में उत्तरदायित्व होता है। तो जब भी हमारे पास डब्ल्यूबीसी की सेल्स में को देखना है कि हमारा सेल अच्छी तरह से काम कर रहा है, जब हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है, जब हमको फीवर होता है, जब जाड़ करके बुखार होता है, जब शरीर में घाव कहीं नहीं भरता है, घाव में रेडनेस हो जाता है, पस होता है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन लग रहा है किसी को, बार बार कफिंग हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, तो उस समय हमको डब्ल्यूबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे। उसमें डब्ल्यूबीसी के सेल्स का पता लगेगा,
बढ़ने के दौरान मिलेगा। तो इंक्रीज में ल्यूकोसाइटोसिस जो होता है एक्यूट कंडीशंस में होता है, एक्यूट जितने भी तरह के इन्फेक्शन है उसमें WBC बढ़ा हुआ मिलेगा। घाव में, किसी भी पेंक्रियाटाइटिस में, पेंडिसाइटिस में, कोलिसिस्टाइटिस में, जितने भी तरह के इन्फेक्शन है। वहीं अगर डिक्रीज का बात करेंगे, ल्यूकोसाइट जो डिक्रीज होता है वो प्लास्टिक एनीमिया में, बोन मैरो कैंसर्स में, ड्रग वायरल विटामिन डिफिशियंसी में, HIV में, एड्स में जो WBC की मात्रा है वह कम हो जाएगी। इम्यून सिस्टम कमजोर जब होगा तब आपका उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होने के चलते वह कमजोर हो जाएगा। वही थ्रोम्बोसाइट की बात करेंगे प्लेटलेट्स का, तो प्लेटलेट्स का नॉर्मल वैल्यूज होता है 1.5 से 4.5 लाख होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। हम देखते हैं कि जब भी डेंगू वगैरह का इन्फेक्शन होता है तो प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है। प्लेटलेट्स की मात्रा कम होने से भी शरीर में अनेक तरह के ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर होते हैं और नाक से, पेट से, कहीं से भी ब्लड गिरने लगता है। इसलिए डेंगू वाले फीवर में देखिए, डेंगू में हेमोरेजिक डेंगू फीवर जो होता है बहुत ही घातक होता है। जब प्लेटलेट्स की मात्रा 20,000 30,000 होती है तो कहीं कहीं से ब्लड गिरने लगता है, तो प्लेटलेट्स को चढ़ाना पड़ता है। तो जनरली कुछ वायरस होता है जो स्टीम हैपर सेल को डैमेज करता है, जिसके चलते प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय होता है और प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। नया प्लेटलेट्स बनता नहीं है, पुराना प्लेटलेट्स का लाइफ साइकिल 72 घंटा ही होता है। तो 72 घंटा में प्लेटलेट्स धीरे धीरे पुराना जो बना है वो डेड हो जाता है, इसके चलते यह प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं CBC में PCV पैक सेल वॉल्यूम देखते हैं, उसके बाद MCH, MCV, MCVHC, MCH भी देखते हैं। तो बहुत तरह का ये सब मार्कर है जिसको हम लोग देखते हैं। वहीं हम लोग हीमोग्लोबिन का भी जांच CBC में कराते हैं। हीमोग्लोबिन से पता लगता है कि शरीर में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितना है। और हीमोग्लोबिन एक बहुत ही अहम रोल है जो एनीमिया को डायग्नोस करने में मदद करता है, बॉडी के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को डायग्नोस करने में मदद करता है। उसी में हम लोग रेटिकुलोसाइट काउंट कराते हैं CBC में। रेटिकुलोसाइट काउंट जो होता है वह इंक्रीज होता है हेमोलाइटिक एनीमिया में, रिसेंट हेमरेज में, थैलेसीमिया में, प्रेगनेंसी में, रिस्पॉन्स ऑफ ट्रीटमेंट में, हाइपोक्सिया में, ल्यूकेमिया में डिक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट जो प्रेजेंट करता है प्लास्टिक एनीमिया में, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज सिरोसिस में, रेडिएशंस में और डिक्रीज ACTH एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के संबंधित बीमारियों में। एम्स जो हम लोग PCV कराते हैं, पॉलीमर PCV पैक सेल वॉल्यूम, जो एरिथ्रोसाइट के वॉल्यूम को प्रेजेंट करता है, जो इसका नॉर्मल वैल्यू न्यू बॉर्न में 42% होता है, एडल्ट में 39 to 47% होता है। और यह हाई होता है पॉलीसाइथीमिया वीरा में, डिहाइड्रेशंस में, लो ऑक्सीजन ब्लड, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज में, स्मोकिंग में एंड हीमोकॉन्सेंट्रेशंस में। वहीं लो होता है, अगर PCV किसी को लो है, कब वैल्यू उसका कम है तो एनीमिया हो सकता है, उसको ब्लड लॉस हो सकता है, हीमोलाइसिस हो सकता है, बोन मैरो एपिलेप्सिया हो सकता है, ल्यूकेमिया हो सकता है, मालन्यूट्रिशन हो सकता है। MCV कराते हैं, होता है माइक्रोसाइटिक MCV, हाइपोक्रोमिक आयरन डिफिशियंसी थैलेसीमिया लेट पॉइजनिंग में होता है, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया क्रोनिक डिजीज में होता है, नॉर्मोक्रोनिक MCV होता है एक्यूट हेमरेज डायफॉर्मिक एनीमिया में होता है, कोल्ड एंड वार्म एंटीबॉडीज, मार्क हाइपरग्लाइसीमिया, मार्क ल्यूकोसाइटोसिस, मार्क रेटिकुलोसाइटोसिस, यह सब हो सकता है। MCH होता है मीन कार्पुस्कुलर हेमोग्लोबिन जो होता है, इसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है 36% होता है न्यू बॉर्न में, एडल्ट में जो होता है 26% के करीब में होता है। MCH डिक्रीज करता है माइक्रोसाइटिक एंड नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में, MCS जो होता है इंक्रीज करता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया और इन्फेंट्स और न्यूबॉर्न में। तो यह सब कंडीशन है। MCSC का हम लोग जांच कराते हैं, मीन कार्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशंस का भी जांच कराते हैं, जो CBC जब हम लोग करते हैं तो उसके बाद हम लोग CBC में पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करते हैं, जो RBC के पिक्चर को डिनोट करता है कि RBC का शेप साइज रेगुलेट कैसा है, साइज तो कम नहीं है, शेप तो अल्टर नहीं है। यह सब चीज़ को देख के हम लोग बहुत सारे प्राइमरी स्टेज की जितनी भी बीमारियां होती हैं बहुत सारी बीमारियों का पता लगा सकते हैं। तो CBC जनरली शरीर में हीमोग्लोबिन का और इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए और ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए, किसी भी तरह के इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए कर सकते हैं।